हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं त्रिभाषा सूत्र के बारे में। ठीक है, ये हमारा बीएड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, आपको लगभग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में आपके ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिएगा इस वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं त्रिभाषा सूत्र के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ ले करके आए हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम आपके लिए लेके आए वो हम आज देखेंगे। तो आपके लिए यह जानना वांछनीय है कि प्राथमिक स्तर पर कितनी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। इस संदर्भ में भारत सरकार ने एक सूत्र अपनाया है जिसे त्रिभाषा सूत्र के नाम से जाना जाता है। इस सूत्र के अनुसार प्रत्येक शिक्षार्थी को निम्नलिखित भाषाएं सीखनी होती है। तो कौन कौन सी वो भाषाएं हैं? तीन भाषाएं होती है, 3 लैंग्वेजेस होती हैं, जिसे हमें त्रिभाषा सूत्र के नाम से जानते हैं। तो हर एक शिक्षार्थी को ये 3 भाषाएं बिल्कुल आनी ही आनी चाहिए। तो फर्स्ट कौन सी भाषा है यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट है मातृभाषा, यानी कि जो हमारी मातृभाषा होती है या फिर हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है उसका हमें नॉलेज होना चाहिए। सेकंड जो हमारे पास है वो संघ की राजभाषा अथवा संघ की सह राजभाषा। ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी है, जैसे हमें पता है कि हमारी जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है, और जो हमारी सह राजभाषा है वो क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो हिंदी को हमारे जो है स्थान प्राप्त है संविधान में कि ये हमारी राजभाषा है, बट आज भी हमारे काफ़ी सारे काम जो है हमारे किस में होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। तो ये हमारी क्या है, सह राजभाषा मानी जाती है, अंग्रेजी। इसी तरीके से जो हमारी तीसरी भाषा है वो है आधुनिक भारतीय भाषा अथवा विदेशी भाषा, किसी भी चीज़ का आपको नॉलेज हो सकता है। तो फर्स्ट है इसमें हमारी मातृभाषा जो हमारी मदर टंग होती है। ठीक है, या फिर हमारी जो क्षेत्रीय भाषा भी हम उसे बोल सकते हैं। किसी की अगर हिंदी है तो वही उसकी मदर लैंग्वेज हो जाएगी। किसी की अगर जैसे हमारे इधर उत्तराखंड में गढ़वाली या कुमाऊनी होती है तो वो उसकी क्षेत्रीय भाषा, यानी कि वो उसकी मातृभाषा होगी। ठीक है, सेकेंड होती है हिंदी या फिर इंग्लिश में से एक, और थर्ड में आपकी या तो इंग्लिश होगी या फिर आपकी कोई भी विदेशी लैंग्वेज आपकी हो सकती है। ठीक है, फिर इसमें कि भारत एक बहुभाषीय देश है। संविधान के अनुसार भारत को 18 भाषाएं हैं, या फिर भारत में क्या है, 18 भाषाएं जो है मेन है। अतः यदि कोई व्यक्ति देश के विभिन्न भागों के व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसे एक से अधिक भाषाओं की जानकारी होनी आवश्यक है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति केवल अपनी मातृभाषा ही जानता है तो वह केवल अपने राज्य के व्यक्तियों के साथ संप्रेषण कर सकता है, मतलब अपने भावों को आदान प्रदान कर सकता है। अगर उसे सिर्फ और सिर्फ एक भाषा आती है तो सिर्फ अपने आसपास के जिन लोगों को वो भाषा आती है पर्टिकुलर, सिर्फ उन्हीं के साथ क्या कर सकता है, अपने भाषाओं का, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि वह व्यक्ति, यानी कि जिसे पर्टिकुलर सिर्फ एक लैंग्वेज आती है, वह व्यक्ति स्वयं को दूसरे क्षेत्रों, राज्यों एवं अन्य भाषाओं से पूरी तरीके से अलग कर रहा है। ठीक है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है जो उसी की जैसी लैंग्वेज को जानते हैं। ठीक है, फिर है एक शिक्षार्थी जिसने केवल अपनी मातृभाषा सीखी है, वह दूसरे क्षेत्रों एवं भाषाओं के बारे में तब तक जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसका अनुवाद उसकी अपनी भाषा में ना किया जाए। परिणाम स्वरूप उसकी जो शिक्षा है वो क्या कहलाती है, बहुत ही सीमित शिक्षा हो जाती है, या फिर उसकी जो शिक्षा होती है, एजुकेशन उसकी काफ़ी ज़्यादा सीमित हो जाती है, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक भाषा का ज्ञान है। त्रिभाषा सूत्र जो है वो मेनली इसी कमी को क्या करता है, ध्यान में रखता है, और उसे दूर करने की वो कोशिश करता है कि सबसे पहले तो हर एक विद्यार्थी को अपनी मातृभाषा आनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं प्रथम लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पे जो भाव 1 करके है वो एक शॉर्ट फॉर्म बताया गया है कि भाषा 1। ठीक है, द्वितीय भाषा, भाषा 2 और तृतीय भाषा, ये तीनों की तीनों का जिसे नॉलेज होगा वो बेसिकली उसे हर क्षेत्र में वो उसका उपयोग कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लैंग्वेज की, यानी कि प्रथम भाषा की। आखिर प्रथम भाषा क्या होती है? तो हम बचपन में जो भाषा सीखते हैं वह सामान्यतः हमारे माता पिता, परिवार के सदस्यों एवं हमारे आसपास के अन्य व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है। यह हमारी प्रथम भाषा अथवा भावन के नाम से जानी जाती है, या फिर भाषा 1 के नाम से। ठीक है, लैंग्वेज 1 या फिर फर्स्ट लैंग्वेज आप उसे बोल सकते हैं, क्योंकि इस भाषा में हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तथा
क्योंकि इस भाषा को हम पर्टिकुलर अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी बच्चा स्टार्टिंग ही इसी भाषा से करता है, वो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने थोड़े बहुत अराउंड अपने समाज से जो पर्टिकुलर एक भाषा को सीख रहा है या सीखता है, ठीक है, उसे वो लगभग अपने हर चीज़ में ले करके आता है। हर काम के को करने से पहले उसकी सिर्फ वही लैंग्वेज निकलती है, वही होती है उसकी फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि तथा सामान्यतः प्रयोग में लाते हैं, इसीलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का माध्यम व्यक्ति की अपनी क्षेत्रीय भाषा हो, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही बात है। शिक्षक के नाते आपने यह अनुभव किया होगा कि प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा अथवा बालक की मातृभाषा के द्वारा ही ज़्यादातर शिक्षण किया जाता है, ठीक है। क्योंकि छोटे बच्चों को हम एकदम से ऐसी लैंग्वेज नहीं बता सकते हैं जो जिसका कि उन्हें नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। उन्हें पता ही नहीं है कि किस चीज़ को क्या बोला जाता है, तो वो चीज़ हम उन्हें नहीं सिखा सकते हैं। तो इसलिए जिस भी क्षेत्र का शिक्षक होता है वो उसी जगह की मातृभाषा को फॉलो करता है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। फिर आता है प्रथम भाषा, किसी विशेष औपचारिक शिक्षण के बिना ही मित्रों एवं परिवार के सदस्यों के साथ अंतःक्रिया द्वारा स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर ली जाती है, क्योंकि ये बचपन में ही बच्चों को प्रोवाइड करवा दी जाती है या हो जाती है, ठीक है। तथापि अपनी प्रथम भाषा के प्रभावी रूप से संप्रेषण कर सकने के बावजूद हम में से अधिकांश या फिर अधिक संख्या में जो भी हैं को भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों अथवा उसके व्याकरण की पूरी जानकारी नहीं होती। इसका कारण यह है कि इसे हम अनौपचारिक रूप से सीखते हैं, ठीक है। इसलिए विद्यालय में प्रथम भाषा को औपचारिक शिक्षण किया जाता है या फिर इसका कराया जाता है, ठीक है। सेकंड जो है हमारी वो द्वितीय भाषा यानी कि भाषा 2 या फिर सेकंड लैंग्वेज हम उसे बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि शिक्षा का एक उद्देश्य है कि शिक्षार्थी को विभिन्न स्थितियों के संपर्क में लाना एवं उसमें ऐसी योग्यताओं का विकास करना जिससे वह हर संभव स्रोत से ज्ञान प्राप्त कर सके और उसे दूसरों के साथ बांट सके। इस दृष्टि से शिक्षार्थी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह द्वितीय भाषा को सीखे, ठीक है, ताकि उसे और भी ज़्यादा नॉलेज हो सके। अगर किसी को हिंदी किसी की मातृभाषा है तो वो अपनी सेकंड लैंग्वेज को सीख सकता है, जैसे इंग्लिश को सीख सकता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे देश में सामान्यतः तो हिंदी और इंग्लिश का ही ज़्यादा क्रेज़ आजकल चलता है, देखने को मिलता है। फिर है यहाँ पे कि द्वितीय भाषा में सेकंड क्या है द्वितीय में कि भाषा किसी विशिष्ट प्रयोजन यथा सूचनाओं को एकत्र करने एवं ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सचेतन एवं सौदेश्य सीखी जाती है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? द्वितीय भाषा की बात हो रही है, ठीक है। कि ये क्या है, किसी भी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हो सकता है या फिर अपने रोजगार के क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए किसी न किसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सीखी जाती है। द्वितीय भाषा की ध्वनियों, वर्णों एवं व्याकरण को तभी सही ढंग से सीखा जा सकता है जब उन्हें शिक्षक द्वारा सुविचारित ढंग से पढ़ाया गया हो और शिक्षार्थी द्वारा सचेत रूप से सीखा गया हो, ठीक है। यहाँ पर ये सेकंड लैंग्वेज की बात हो रही है क्योंकि ये हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, तो इसे हमें सीखना पड़ेगा किसी टीचर के थ्रू, ठीक है। और तब वो भी हम तब सीख पाएंगे जब हम बिल्कुल इसे सीखना चाहते हो, हम उसके पॉइंट टू पॉइंट को नोट करके चलें, हम उसका एकदम अभ्यास करते हुए चलें, तभी हम उसे सीख सकते हैं प्रॉपर। फिर है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत द्वितीय भाषा यानी कि जो हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है प्राथमिक विद्यालय पाठ्यचर्या के बाद के चरण में पढ़ाई जाती है। जब बालक ने एक भाषा अर्थात जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसको सबसे यानी अच्छी तरीके से सीख लिया हो, ठीक है। जब उसे अपनी लैंग्वेज आएगी ठीक ढंग से तभी वो उसे ट्रांसलेट कर पाएगा किसी अदर लैंग्वेज में, ठीक है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी मदर टंग है, उसके बाद आपकी सेकंड लैंग्वेज है जिसे आप किसी न किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सीख रहे हैं, ठीक है, या फिर अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए सीख रहे हैं। अब बात आती है हमारी थर्ड लैंग्वेज की यानी कि तृतीय भाषा की। तो इसमें क्या है कि इसे क्या आप यह पूछ सकते हैं, यहाँ पे इस ढंग से लिखा गया है, ठीक है, कि उस स्थिति में क्या है कि जब शिक्षार्थी की प्रथम भाषा हिंदी एवं द्वितीय भाषा अंग्रेजी होती है और कुछ स्थितियों में इसमें क्या है, इससे कोई भी भाषा उसकी सहायता नहीं करती है। मान लीजिए उसे हिंदी का भी नॉलेज है, किसी पर्सन को उस इंग्लिश का भी नॉलेज है, बट अगर वो कहीं बाहर ऐसी जगह चले जाता है जहाँ की उतना ज़्यादा क्रेज़ ना इन दोनों ही भाषाओं का नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, तो फिर यानी कि उसे अपनी एक और थर्ड लैंग्वेज जिस ए पर्टिकुलर एरिया में वो जा रहा है, जिस पर्टिकुलर एरिया में वो किसी उद्देश्य से जा रहा है, किसी जॉब के पर्पज से जा रहा है, अपने आर्थिक स्थिति को सही करने की स्थिति से जा रहा है, तो वहाँ की बोलने वाली भाषा का भी उसे सीखना होगा, उसे नॉलेज लेना होगा। तो वो होती है उसकी थर्ड लैंग्वेज जिसे, ठीक है, ये भी बिल्कुल एकदम सेकेंड लैंग्वेज की ही तरह मान सकते हैं, बट थोड़ा चेंज है कि मतलब इसे और भी ज़्यादा आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं,
ठीक है, या फिर आपको 2 भाषाएं से मतलब आपका काम नहीं चल पा रहा है, तो आप तीसरी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं या उसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि बालक की मातृभाषा खासी है और वह अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में सीखता है। ठीक है, जब यह बालक बिहार के एक गांव में जाता है तो यथासंभव ऐसा होता है कि वहाँ के उन व्यक्तियों को ना तो प्रथम भाषा यानी कि खासी का उतना नॉलेज होता है और ना ही बिहार के लोगों को उतना इंग्लिश का नॉलेज होता है, अंग्रेजी का भी उतना नॉलेज नहीं होता है। तो क्योंकि इसमें क्या होता है कि बिहार के उस गाँव के जो व्यक्ति है उसे ना तो खासी लैंग्वेज आती है और ना ही अंग्रेजी उसे आती है। तो ऐसी स्थिति में दूसरे व्यक्तियों के साथ संप्रेक्षण अथवा अंतःक्रिया यानी कि अपने जो आदान प्रदान करना है विचारों का, कोई भी चीज़ पूछनी है, कोई भी चीज़ बतानी है, तो ये चीज़ क्या हो जाती है, काफ़ी टफ हो जाती है उनके लिए। ठीक है, तो इस स्थिति में वो क्या होता है, उस पर्टिकुलर जगह की जहाँ उन्हें कुछ मतलब जाना है या जहाँ उन्हें रहना है, जहाँ उन्हें रोजगार की स्थिति ढंग से रहना है, ठीक है, आर्थिक स्थिति सुधारनी है अपनी, इस वजह से वो जा रहे हैं उस किसी पर्टिकुलर ऐसे क्षेत्र में जहाँ हिंदी भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, या फिर कोई आपकी जो भी लैंग्वेज आप जानते हो वो लैंग्वेज वहाँ नहीं होती है, नहीं जाई जाती है, तो आप उस एरिया की लैंग्वेज को सीख सकते हैं, वो आपकी थर्ड लैंग्वेज होती है। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत द्वितीय भाषा प्रारंभ करने के 1 वर्ष बाद तृतीय भाषा का शिक्षण प्रारंभ किया जाता है। अतः तीसरा जो भाषा है वो विद्यालय के परवर्ती चरण में पढ़ाई जाती है और वह भी बहुत थोड़े समय के लिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता सीमित संदर्भ में होती है, अर्थात ऐसी सामाजिक स्थिति में जहाँ संप्रेक्षण में ना तो बालक की प्रथम लैंग्वेज और ना ही द्वितीय लैंग्वेज उसकी सहायता करती है। फिर भी आप यह ध्यान रखें कि विभिन्न भाषाओं का एक समान कोड क्षेत्र होता है। शिक्षार्थियों को प्रारंभिक कक्षाओं के दौरान उस आधारभूत क्रोड क्षेत्र को अवश्य सीखना चाहिए। यह आधारभूत क्रोड भाषा की ध्वनियों, वर्णमालाओं या जो भी अक्षर होते हैं ये पर्टिकुलर हर में होते हैं। ठीक है, हर लैंग्वेज में होते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, चाइनीज़ हो गया, कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हो तो उसमें कोई ना कोई ऐसी वर्णमाला या अक्षरों का ज्ञान होना आवश्यक होता है सबसे पहले। तो उन चीज़ों का नॉलेज थोड़ा बहुत हर शिक्षार्थी को होना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर अगर पूरी लैंग्वेज नहीं भी सीख पाता है तो थोड़ा बहुत उसे इस चीज़ का नॉलेज हो। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा त्रिभाषा सूत्र को। ठीक है, होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।